हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9 में लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। मतलब भारत में जो ज़मीन है, लैंड का यूज का पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ पर कितना कितना परसेंटेज लैंड को यूज़ किया जाता है, उसका पैटर्न हम देखने वाले हैं। मतलब एग्रीकल्चर में कितना यूज़ कर रहे हैं, बाकी एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वहाँ पर कितना कितना परसेंटेज लैंड को यूज किया जा रहा है। मतलब पैटर्न हम समझने वाले हैं और इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें हम समझेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज का पैटर्न क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंड यूज का पैटर्न अफेक्ट होता है। तो इसमें दो फैक्टर हमें दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं फिजिकल फैक्टर्स और दूसरे दे रखे हैं ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकली ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो लैंड यूज पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं आपके टोपोग्राफी। अब सिंपल सी बात है, टोपोग्राफी में क्या आता है, तो ज्योग्राफी में आपने 9th में पढ़ा होगा। टोपोग्राफी में उसके रिलीफ फीचर्स आते हैं। जैसे भारत में अगर हम रिलीफ फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं, है ना, कहीं पर पेनिनसुला है, ठीक है, प्लेट्यूज है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं और आपको पता होगा हर जगह का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। अगर जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो आपको देखना पता होगा कि प्लेन्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है और प्लेन्स में भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी पाई जाती है। तो अपना जो प्लेन वाला रीजन है, नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ठीक है, ये वाले जो रीजन आते हैं, पंजाब, हरियाणा कुछ पार्ट, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लैंड यूज जो है वो मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए की जाती है। दूसरी तरफ अगर आप हिमालयन स्टेट्स की बात करो तो वहाँ पर टोपोग्राफी उनकी कैसी है, रग्ड टेरेन है, तो वहाँ पर उसका लैंड का यूज कैसा होता है, प्रॉपर ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है। तो मतलब फिजिकल फैक्टर्स में एक तो टोपोग्राफी आ जाएगी। टोपोग्राफी मतलब वही फिजिकल फीचर्स। और क्लाइमेट पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सोचो अगर किसी जगह का क्लाइमेट बड़ा सुहाना है तो वहाँ पे लोग आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा रहती हैं, लोग बाग भी ज़्यादा रहते हैं। और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है, हार्श मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर लोग बाग कम देखेंगे और वहाँ पर लैंड का यूज कम होता है। सॉइल टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल वर्टाइल है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगी, वहाँ पे खेती वेती ज़्यादा होगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा पाई जाएगी। बाकी अगर इनफर्टाइल सॉइल है तो लोग बाग भी वहाँ पे डेफिनेटली कम मिलेंगे। जैसे डेजर्ट वाला इलाका देख लो, अब ऐसा नहीं है सॉइल इनफर्टाइल है तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा, और इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ मतलब अलग अलग इफेक्ट उसके देखने को मिलते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए 2 नंबर में तो आप बता देना फिजिकल फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ आती है। टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स, ये फिजिकल फैक्टर्स में आती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसको, लैंड यूजेज को। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आता है, नंबर 1 पॉपुलेशन डेंसिटी। अब सिंपल सी बात है, अगर किसी जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, लैंड का यूज अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे मतलब ज़्यादा सेटलमेंट होगा। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा होंगे, पास पास सेटलमेंट होंगे, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा होंगी, तो लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज़्यादा है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर मान लो टेक्नोलॉजी में सपोज इंडस्ट्री लगा दो, कहीं पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है तो लैंड यूज मतलब टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो लैंड यूज अच्छा होगा। और कल्चर और ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, कल्चर है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रभावित करती हैं किसको, लैंड यूज को। तो जहाँ पर सपोज कोई सिटी या कोई शहर या कोई एरिया जिसका कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी, लैंड का जो यूज है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू ऐसी मतलब जगह जिसका कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जैसे मान लो बनारस हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया, तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब आपको कल्चरल इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, बहुत सारे धार्मिक स्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको लैंड का यूज ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, आपको ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स, ये दोनों चीज़ें मिलकर बताती हैं कि लैंड का यूज कैसा है, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको बन सकता है यहाँ पे, भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें से ध्यान रखना, जिसमें से हमारे पास जो, अब ये तो टोटल एरिया हो गया, 100% एरिया हो गया। अब 100% एरिया में से हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है ओनली 93%
टोटल जोग्राफिकल एरिया का डेटा अवेलेबल है। तो 7% जो ज़मीन है उसका हमारे पास डेटा नहीं है। तो वो कौन कौन सी ज़मीन है जिसका हमारे पास डेटा नहीं है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, सिर्फ आसाम को छोड़ दो, आसाम का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आपको पता होगा कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये किस में आते हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में आते हैं। तो असम को छोड़कर बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ का हमें ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है कि वहाँ पर लैंड यूज पैटर्न कैसा कैसा है, किन किन चीज़ों में लैंड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का बहुत सारा एरिया, अब जम्मू कश्मीर आपको पता होगा बहुत सारा एरिया, एक तो है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के कंट्रोल में, एक है अक्साई चीन वाला एरिया चाइना के कंट्रोल में। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पाकिस्तान और चाइना के अंडर में जो एरिया है उसका भी डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर पेपर में आए कौन कौन से एरिया का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आप बता सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, और जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना के जो ऑक्यूपेशन में जो एरिया है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो कितने % लैंड का डेटा हमारे पास अवेलेबल है? तो आपको बताना है 93% जो लैंड है उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर हैज डिक्रीज्ड। जो परमानेंट पास्चर वाली जो ज़मीन होती थी जहाँ पर गाय भैंस जो कैटल होती है वो चरने जाती है, उसका एरिया आपको देखने को मिलेगा कम होता जा रहा है। सिंपल सी बात है, क्यों कम होता जा रहा है? हमारी पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज की डेट में जो सेटलमेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। तो परमानेंट पास्चर वाली जो ज़मीन है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। most of other than the current fallow lands are either of poor quality or cost of cultivation of such land is very high। अब देखो जो ज़्यादातर जो करंट फेलो लैंड है, ठीक है, या इसके अलावा जो ज़मीन आपको देखने को मिलेगी उसकी क्वालिटी जो है बहुत ख़राब है। ऐसी ज़मीन जिसकी क्वालिटी ख़राब है तो वहाँ पे मतलब उसका यूज कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर आप खेती करते भी हो, कल्टीवेशन करते भी हो, आज ऐसे अब सोचो जो ज़मीन जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, क्वालिटी पुअर होने का मतलब क्या है? मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है, इनफर्टाइल सॉइल है, इनफर्टाइल लैंड है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो वहाँ पर आप अगर खेती करोगे तो खेती करने की कॉस्ट भी क्या है? बहुत ज़्यादा आएगी। दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 और 3 ईयर्स। तो ये वाली जो लैंड है इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें खेती जो करते हैं 2 या 3 साल में 1 या 2 बार खेती करते हैं। तो खेती ज़्यादा यहाँ पर नहीं की जाती है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जो नेट सोन एरिया जो है ये आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ पर मतलब सॉइल फर्टाइल है, जहाँ पर सॉइल फर्टाइल है, वाटर अवेलेबल है, फ्लैट लैंड है, तो वहाँ पर नेट सोन एरिया ज़्यादा होगा कंपेयर टू जहाँ पर सॉइल इनफर्टाइल है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, रग्ड टेरेन है, हिली एरियाज हैं, तो वहाँ पर नेट सोन एरिया आपको कम देखने को मिलेगा। तो जो नेट सोन एरिया है ये पूछा जा सकता है कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखना, पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो पंजाब और हरियाणा का जो नेट सोन एरिया है वो 80% से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर नेट सोन एरिया। उधर हम बाकी स्टेट्स की बात करें जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे नेट सोन एरिया 10% से भी कम है। तो सिंपल सी बात है, ये जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रग्ड एरिया है, हिली टेरेन है, माउंटेनियस एरिया है, तो यहाँ पर खेती करना इतना आसान नहीं है। कंपेरेटिवली पंजाब हरियाणा किस में आते हैं? प्लेन वाले रीजन में आते हैं, वाटर अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, और साथ के साथ में ज़मीन फर्टाइल भी है। तो यहाँ पर जो नेट सोन एरिया वो है 80% से भी ज़्यादा। हालांकि यहाँ पर आपको पता है इंडस्ट्रियल जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आपको इन्हीं एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलेगी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ भी खेती की जाती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ध्यान रखना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के बारे में दे रखा है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी क्या कहती है कि जितनी भी आपकी टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसके 33% पार्ट पर आपके पे फॉरेस्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फॉरेस्ट। देखो ये हमारी पॉलिसी कहती है। कौन सी पॉलिसी कहती है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। क्या कहती है कि जितनी भी आपके अवेलेबल लैंड है, जोग्राफिकल एरिया है, उसका 33% पार्ट जो है फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है यार, फॉरेस्ट का आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है? तो आपको कमेंट करके बताने फॉरेस्ट के 5 इंपॉर्टेंस बताने कि फॉरेस्ट होने के क्या 5 फायदे हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो फॉरेस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस को देखते हुए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने डिक्लेयर कर दिया कि 33% जो पार्ट है जोग्राफिकल एरिया का वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। मगर हमारी कंट्री में
ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लगभग 23 या 24% के समथिंग है आज की डेट में फॉरेस्ट एरिया जो है जो कि बहुत कम है। ठीक है, 33% टारगेट है, हमारा कितना है 25% से भी कम है, अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। तो हमने डिजायर कितने की रख रखी है 33 की, मगर एरिया 33 से बहुत कम है अभी, है ना। और ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है कि एक तो हमें जो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है, अपना मतलब जो इकोसिस्टम है इसको मेंटेन करके रखना है। अगर फॉरेस्ट खत्म होंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाएंगी भाई, अपना जो फूड चेन है, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न जो है, रेनफॉल में आपको कमी देखने को मिलेगी, जीव जंतु जो है, बायोडाइवर्सिटी वो खत्म होने लगेगी, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी अगर फॉरेस्ट खत्म हो गया। साथ ही साथ में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फॉरेस्ट के किनारे रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास बसे रहते हैं, तो इनका लाइवलीहुड जो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करता है, फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। रोजी रोटी इनकी फॉरेस्ट से चलती है, और फॉरेस्ट ही खत्म हो गई तो ये बेरोजगार हो जाएंगे बेचारे। अब देखो वेस्टलैंड में क्या क्या चीज़ आती है। वेस्टलैंड में जो रॉकी एरिया है, एरिड रीजन है, एरिड का मतलब होता है बिल्कुल सूखा, ड्राई, जैसे अपना डेजर्ट रीजन हो गया, डेजर्ट एरिया, इसमें आते हैं वेस्टलैंड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। तो रॉकी एरिड डेजर्ट एरिया जो है उसको हम वेस्टलैंड में इंक्लूड करते हैं। इनका यूज जो है आज की डेट में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में होने लगा है, जैसे सेटलमेंट, मतलब घर बना दिए, रोड बना दिए, रेलवेज बना दिए, इंडस्ट्री लगा दी। तो ध्यान रखना वेस्टलैंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रॉकी एरियाज, एरिड एरियाज और डेजर्ट एरियाज। इनका नॉन एग्रीकल्चर यूज कहाँ कहाँ पे, सेटलमेंट्स बनाने में, रोड बनाने में, रेलवेज और इंडस्ट्री सेटअप करने में इनका यूज देखने को मिलता है। अब क्या है, आज की डेट में आप देखो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, आज की डेट पर लैंड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो हम तो क्या है, ज़मीन को लगातार यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, मगर लैंड को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमने कोई अप्रोप्रिएट स्टेप नहीं लिया है, कोई उपयुक्त मेजर्स नहीं लिए, कोई अच्छा उपाय नहीं लिया है ताकि हम लैंड को बचा सकें, कंजर्व कर सकें। इसलिए लैंड क्या होती जा रही है, डिग्रेड होती जा रही है, लैंड की क्वालिटी कमज़ोर होती जा रही है, लैंड की क्वालिटी खत्म होती जा रही है, जिसके हमें सीरियस रिपरकशंस देखने को मिलेंगे। रिपरकशंस का मतलब है बहुत बुरे इसके परिणाम, प्रभाव देखने को मिलेंगे हमारी सोसाइटी को भी और हमारे एनवायरनमेंट को भी। सिंपल सी बात है, जब यार ज़मीन खराब होगी तो इससे सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सोचो किसान भाई हैं, किसान मतलब खेती नहीं कर पाएंगे अगर लैंड की क्वालिटी ख़राब हो गई, और खेती नहीं होगी तो सिंपल सी बात है बहुत सारे लोगों को समस्याएं होने वाली हैं। इन्वायरमेंट पर भी प्रभाव पड़ेगा। सोचो बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म होने लगेगी, सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगा, बहुत सारी समस्याएं हमें इन्वायरमेंट के रूप से भी समस्याएं देखने को मिलेंगी और सोसाइटी में भी बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। अगर लैंड का पैटर्न ऐसे ही या लैंड यूज का जो पैटर्न है इसी तरीके से अगर हम लैंड को यूज करते गए, कंजर्व नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो समस्याएं आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होंगी। बुक में ये चार्ट दे रखा है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए देख लो आप एक बार चाहो तो। ये दे रखा है 1960 और 1961 का डेटा, और ये है 2014 और 2015 का डेटा। जैसे फॉरेस्ट की बात करें तो 1961 का है, इधर अगर मैं टिक करता हूँ तो ध्यान रखना। और ये कौन सा डेटा है, 2014 और 15 का। फॉरेस्ट की बात करें तो पहले फॉरेस्ट 18.11% पर हुआ करते थे, अब फॉरेस्ट एरिया बढ़ गया है 23.3%। ठीक है, बैरन ऑल एंड कल्टरेबल वेस्टलैंड कितनी हुआ करती थी, पहले 18.11 हुआ करती थी, अब ये घट के कितनी हो गई है, 5.5% हो गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब बैरन लैंड को यूज करने पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज तो पहले कितना हुआ करता था, 4.9%, अब कितना हो गया 8.7%। तो मतलब एग्रीकल्चर के अलावा जो बाकी चीज़ों में एरिया अब ज़्यादा यूज हो रहा है। परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड पहले हुआ करती थी कितना परसेंट, 4.7%, जो घटकर कितनी रह गई है, 3.3% रह गई है। एरिया अंडर मिससेलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स ये पहले हुआ करता था कितना, 1.5, अब कितना रह गया है, 1%। कल्टरेबल वेस्टलैंड पहले कितनी हुआ करती थी, 6.23 हुआ करती थी, जो घटकर 4% रह गई है। फेलो अदर देन करंट फेलो ये लैंड हुआ करती थी पहले कितना, 3.5, और अब कितनी रह गई है, मात्र 3.6। और करंट फेलो की बात करें तो पहले 3.7, अब कितनी है, 4.9। और नेट सोन एरिया की बात करें तो पहले नेट सोन एरिया था 46.26%, और जो कि अब घट गया, कितना हो गया है, 45.5%। ठीक है, तो ये एक मतलब देखने के लिए इसमें से खास कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है, बट एक आइडिया लगाने के लिए कहाँ कहाँ पर कितना कितना लैंड का यूज देखने को मिलेगा।
सो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।